हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुराग। मैक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस करने वाले हैं एंड दिस इज फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब है कि आप देखते हैं कि डॉलर की रेट क्या चल रही है, पाउंड की रेट क्या चल रही है, यूरो की रेट क्या चल रही है, ये सब क्या है, क्यों होता है ऐसा, इनकी रेट कैसे डिटरमाइन की जाती है और रुपए की क्यों रेट नहीं होती, उन्हीं की क्यों रेट होती है। तो देखिए, सबसे पहली बात है फॉरेन एक्सचेंज क्या है। फॉरेन एक्सचेंज, हम रुपए का यूज करते हैं, तो हाँ, रुपए के अलावा जितने भी रुपए करेंसीज हैं वो सब के सब क्या है, फॉरेन एक्सचेंज। डॉलर हमारे लिए क्या है, फॉरेन एक्सचेंज। पाउंड क्या है, यूरो क्या है, युआन क्या है, लीरा क्या है, ये सब के सब क्या है, हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज है। इंडिया के रुपए के अलावा सब फॉरेन। उन फॉरेन एक्सचेंज की रेट क्या है, यानी हमें अगर $1 खरीदना है तो हमें 60 रुपये पे करने या 65 रुपये पे करने। सही है, ये एक्सचेंज रेट है। यानी कोई अमेरिकन आएगा तो वो $1 में 60 रुपये खरीद सकता है, और या हम अमेरिका जाएंगे तो हम 60 रुपये में $1 खरीद सकते हैं। इस तरीके से इसी को क्या कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट। सर, करेंसी डेप्रिसिएशन किसको कहते हैं? करेंसी डेप्रिसिएशन क्या, कि पहले आप $1 के लिए आपको 60 रुपये देने पड़ते थे, अब $1 खरीदने के लिए आपको 65 रुपये देने पड़ते हैं, ज्यादा देने पड़ते हैं। तो सर, इसे डेप्रिसिएशन क्या कहेंगे? रेट तो बढ़ गई, पर इसको समझना पड़ेगा। क्या, पहले आपके 60 रुपये में वो पावर थी कि वो $1 खरीद सकता था, लेकिन अब आपको अगर $1 खरीदना है तो आपको 65 देने पड़ेंगे। तो 65 रुपये देकर अब आप $1 खरीद सकते हो। तो इसका मतलब आपके रुपए में अब वो पावर नहीं रही 60 रुपए में कि वो $1 खरीद सके। ये है ओल्ड रेट, ये है न्यू रेट। तो हम देख रहे हैं कि अब हमारे 60 रुपये में वो पावर नहीं रही कि हम $1 खरीद सके। तो इसका मतलब हमारी मनी की वैल्यू क्या होगी, कम, क्योंकि अब हमें 65 रुपये देने पड़ रहे हैं $1 खरीदने के लिए। दैट्स वाई क्या कहलाएगा, करेंसी डेप्रिसिएशन। सर, इससे इफेक्ट क्या होगा? इफेक्ट ये होगा कि अमेरिकन बड़े खुश हो जाएंगे कि सर, पहले तो हम आते थे इंडिया तो हम $1 में 60 रुपए का सामान खरीदते थे, अब हम $1 में 65 रुपए का सामान खरीद सकते हैं। वो अपने एंगल से सोचेंगे ना, हम हमारे एंगल से सोच रहे थे, वो अपने एंगल से सोचेंगे, तो वो 65 रुपए का सामान खरीद सकेंगे। तो वो इंडिया आएंगे, ज्यादा परचेजिंग करेंगे। जब वो इंडिया के ज्यादा परचेजिंग करेंगे और माल ले जाएंगे तो वो माल हमारे लिए क्या कहलाएगा, एक्सपोर्ट, क्योंकि अमेरिकन हमारे यहाँ से माल खरीद के ले गए, तो इससे हमारा एक्सपोर्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ध्यान देना, करेंसी डेप्रिसिएशन से एक्सपोर्ट इंक्रीज होता है। तो बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से हम चीजों को समझेंगे। बेसिकली देखो, इकोनॉमिक्स जो है वो बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। उसको जब तक आप प्रैक्टिकल सिचुएशन से ढंग से जोड़ोगे नहीं, तब तक आप उसे समझ नहीं सकते। रट तो सकते हो, रटना बड़ा आसान है। हम अब क्या कर रहे हैं, पूरे टॉपिक का रोड मैप देख रहे हैं, उसके बाद हम इसी टॉपिक को नोट्स में से पढ़ेंगे, वहां इसकी सारी डेफिनेशन भी आएगी। अभी तो हम आपको एक देसी तरीके से बता रहा हूँ कि टॉपिक है क्या, बाकी लैंग्वेज एक अलग चीज है, उसको अपन डिफरेंट तरीके से भी समझेंगे। पहले रोड मैप समझ ले अपन। देन आपका आएगा करेंसी एप्रिसिएशन। उल्टी सिचुएशन लेते हैं, मान लेते हैं पहले आप $1 के लिए आपको 65 रुपये चुकाने पड़ते थे, ये आपकी ओल्ड रेट थी। अब आप $1 60 रुपये में खरीद लेते हो, ये आपकी न्यू रेट है। सही है, तो पहले आपको $1 खरीदने के लिए 65 रुपये देने पड़ते थे, लेकिन अब 60 ही देने पड़ते हैं। तो आपकी, इसका मतलब पहले 65 लगते थे, अब कम लग रहे हैं। तो आपके पैसे कम क्यों लग रहे हैं, क्योंकि आपके रुपए की परचेजिंग पावर बढ़ गई है। जब आपके रुपए की परचेजिंग पावर बढ़ गई है तो ये कहलाएगा करेंसी एप्रिसिएशन। ये तो हो गया हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। अमेरिकन क्या सोचेंगे, अमेरिकन सोचेंगे यार, पहले तो $1 में हमको 65 रुपये का सामान मिलता था, अब हमारे $1 में हमको 60 रुपये का सामान मिल रहा है, तो हमें अब इंडिया महंगा पड़ रहा है। तो वो इंडिया से माल जो है वो कम खरीदेंगे। माल कम खरीदेंगे तो हमारे एक्सपोर्ट क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। तो करेंसी एप्रिसिएशन से एक्सपोर्ट क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। सही है, क्लियर है? तो ये इसका इफेक्ट भी हो गया। अब हम चलते हैं सर, टाइप ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम। ये रेट सिस्टम डेवलप कैसे हुआ, क्या क्या तरीके थे इसके? तो देखिए, पहला जो तरीका था वो था फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या, कि रेट एक तय कर दी जाती थी। सही है, और ये पूरा का पूरा गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहता था। गवर्नमेंट तय कर देती थी कि भाई अपनी जो रेंज है डॉलर की वो कहीं 60 से 65 रुपए के बीच में रहनी चाहिए, बस वो इसी को मेंटेन कर। जब कभी इससे कम हो जाए या इससे ज्यादा हो जाए तो गवर्नमेंट इंटरफेयर करती थी। तो इसमें सारा जो इंटरफेयर है वो किसका है, वो गवर्नमेंट का है। सही है, इसमें पैगिंग और पैरिटी वैल्यू आप समझेंगे। सही है, पैगिंग तो क्या होता था कि आप किसी दूसरी करेंसी के साथ अपने रुपए को जोड़ देते थे,
सही है। और पैरिटी वैल्यू में क्या होता था कि आप गोल्ड की रेट जो है उसको से जोड़ देते थे। तो ये समझेंगे अपन डिटेल में। तो ये वर्ड आएंगे, व्हाट इज पैगिंग, व्हाट इज पैरिटी वैल्यू। जब आप गोल्ड के इक्विवेलेंट की 10,000 रुपए में गोल्ड कितना आता है और जो है उतना ही गोल्ड डॉलर्स के, उसके लिए डॉलर कितने लगेंगे, ऐसा सिस्टम बनाते थे, पैरिटी वैल्यू का था। इसकी भी मेरिट और डिमेरिट थी। मेरिट तो ये थी कि डॉलर जो है कंट्रोल में रहता था, गवर्नमेंट उसे कंट्रोल करती थी, एक सिंगल जना कंट्रोल नहीं करता था। डिमेरिट ये थी कि गवर्नमेंट को इसके लिए ह्यूज जो डॉलर्स का रिजर्व है वो अपने पास रखना पड़ता था। सही है, तभी तो मैनेज कर पाएगी कि कभी जो है मान लो रेट बढ़ गई तो उसे मार्केट में डॉलर छोड़ने पड़ते थे रेट को कंट्रोल करने के लिए। जब कभी रेट कम हो गई तो उसे डॉलर खरीदने पड़ते थे। तो इस तरह से उसको डॉलर का रिजर्व मेंटेन रखना पड़ता था, जो कि उसके लिए बड़ा पेनफुल था और काफी रुपया ब्लॉक हो जाता था। देन फिर इसके लिए आया फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। वो ये कहता था कि यार ये गवर्नमेंट का जो पंगा है ना, छोड़ो, इसमें गवर्नमेंट थोड़ा मैनेज करेगी, मार्केट में चलने दो जो जो चलता है। वो कहता है मार्केट की जो फोर्सेस हैं, मार्केट की फोर्सेस कौन सी होती हैं, डिमांड एंड सप्लाई, क्या इनको लड़ने दो इसके लिए। वो डिमांड और सप्लाई जो प्राइस तय करेंगी वो होगी रेट। तो ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है कि इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होता। मार्केट में जो फोर्सेस चल रही हैं डिमांड एंड सप्लाई की, डिफरेंट बैंक, डिफरेंट कंट्रीज जो डिमांड एंड सप्लाई कर रहे हैं उसके बेसिस पे चलने दो। तो इसकी मेरिट ये थी कि है ना, इसको कोई मैनेज नहीं करता था, ये अपने आप ही चल रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट को ह्यूज रिजर्व जो अपने पास मेंटेन रखने पड़ते थे वो नहीं रखने पड़ रहे। पर इससे एक डिमेरिट थी, रोज अप डाउन हो रहा है तो स्पेकुलेशन होने लग गया। सही है, इसी का सट्टा होने लग गया, वो इसका गड़बड़ है। तो इन दोनों को मिलाकर एक मिक्स्ड मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट सिस्टम बनाया गया। सही है, इसमें क्या हुआ, मान लो गवर्नमेंट ने तय कर दिया कि 60 से लेके 63 तक रहता है। अच्छा, इसमें गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया किसको, सेंट्रल बैंक को, कि सेंट्रल बैंक इस चीज को देखेगा कि ये रेट कहीं 60 से 63 में रहनी चाहिए, तब तक सेंट्रल बैंक इंटरफेयर नहीं करेगा। जो भी डिमांड एंड सप्लाई इसके बीच में कहीं भी मूव कर रही है करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके 60 से कम हो गया या 63 से ज्यादा हो गया तो सेंट्रल बैंक इंटरफेयर करेगा। सही है, तो ये एक तरीके से मैनेज्ड हो गया, यानी सेंट्रल बैंक का भी इंटरफेयर रह गया अगर इससे पीछे और आगे गया तो, और डिमांड एंड सप्लाई भी रह गई, तो दोनों तरीके हो गए। तो ये मैनेज्ड है फ्लोटिंग रेट सिस्टम, ये मैनेज्ड है, दोनों के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इसके अंदर आ गए। फिर आता है सर आपका डिमांड फॉरेन एक्सचेंज की होती क्यों है, क्यों चाहिए आपको डॉलर। सर अगर आप बाहर घूमने जाओगे, अमेरिका घूमने गए, आप यूरोप घूमने गए, तो वहां घूमे हुए तो पैसे भी तो चाहिए होंगे, वहां आपको पेमेंट डॉलर्स में करने पड़ेंगे, यूरो में करने पड़ेंगे, तो वो डॉलर्स आपको चाहिए ना, इसलिए आप उसकी डिमांड करते हो। सही है, अच्छा इसका डिमांड कर सेम वही है जो कि आप माइक्रो में बना कर आए, सेम वही आपका सिस्टम चलेगा, इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। देन आएगा सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सर सप्लाई कहां से आती है इसकी, भाई अगर कोई फॉरेन टूरिस्ट जो है वो हमारे इंडिया घूमने आया तो वो डॉलर लेके आएगा, वो किसी बैंक में डॉलर देगा, बदले में रुपए लेगा, तो जब वो डॉलर बैंक में जमा कराएगा तो इंडिया को डॉलर मिल गए, तो इससे सप्लाई आएगी। और ये सप्लाई कर भी सेम वही होगा जो आप माइक्रो में पढ़ के गए थे, ये एसएस कर, यहाँ ऐसे ही डीडी कर था, ये आपको माइक्रो में आपने पढ़े थे। इनका प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होता है, इसके वेरियस डायग्राम क्या है, वो सब अपन चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। अभी केवल एक रोड मैप है कि आपको चैप्टर के बारे में ओवरऑल पता लग जाए कि चैप्टर में है क्या। सही है, उसके बाद हम बारी बारी से वो सब चीजें पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें भी मैंने क्या किया, पीडीएफ नोट साथ में लगा दिए, जितने भी नोट्स हैं सब आपके पास भी रहेंगे, आप आराम से उनको जो है साथ साथ रीडिंग कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, मार्किंग कर सकते हो, इससे आपका टाइम बचेगा और आपका टाइम बहुत प्रीशियस है। सही है, आगे चलते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। अब सर एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन होती है, डिमांड और सप्लाई की पावर से। भाई जहां डिमांड करो डीडी और सप्लाई करो एसएस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, वही आपकी इक्विलिब्रियम रेट आपकी हो जाएगी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो जाएगी। सही है, तो इस तरह से डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट होगा। तो पूरा का पूरा चैप्टर इसके बारे में है, ये तो केवल रोड मैप था। तो एक टॉपिक इसका है आपका काइंड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो सबसे पहले तो इसमें मैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है, उसका मीनिंग क्या है, पहले आपको वो बताऊंगा। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कहां, जहां डॉलर और रुपए का लेन देन होता है, वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ये कोई फिजिकल नहीं है कि एक जगह सबको इकट्ठा होना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप कनेक्टेड तो आप थ्रू इंटरनेट भी हो सकते हो। सही है, तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट वहां जहां डॉलर और रुपए का क्या होता हो, लेन देन होता हो, ट्रांजेक्शन्स होते हो, वो आपका फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है। क्या फंक्शन है,
तो इसके सारे फंक्शन अपन नोट्स में आगे डिस्कस करेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या करता है। तो ट्रांजेक्शन सारे लेन देन जो है वो होते हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो इसके थ्रू होते हैं कि उधार में कि सामान आप अभी ले लो, कोई बात नहीं पैसे बाद में देना, वो सारे लेन देन भी इसी के अंदर होते हैं। तो इसके वेरियस फंक्शंस हैं जिनको अपन आगे डिस्कस करेंगे। फिर आता है सर काइंड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कितने टाइप के होते हैं। तो वो नंबर 1 है आपका स्पॉट मार्केट। स्पॉट मार्केट वो होता है जहां जो भी ट्रांजेक्शन हुआ, जो लेन देन होता है वो उसी वक्त होता है, इमीडिएटली। वैसे उसमें 2 डेज का वक्त होता है पर उसको इमीडिएटली माना जाता है कि विद इन 2 डेज जो है आपको सौदा जो है वो निपटाना है। एक होता है फॉरवर्ड मार्केट की खरीद तो अभी लो, पेमेंट बाद में कर देना, पेमेंट बाद में कर देना, वो कहलाता है फॉरवर्ड मार्केट। और एक होता है डर्टी मार्केट जिसमें सर कोई रूल रेगुलेशन कुछ भी नहीं है, सही है, यानी ट्रांजेक्शन के कोई उसमें रूल एंड रेगुलेशन वर्क नहीं कर रहे, तो वो जो आपका कहलाता है डर्टी फ्लोटिंग मार्केट कहलाता है, सही है। तो ये आपके काइंड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अब आगे जाकर अपन इन सभी चीजों की डेफिनेशन नोट्स वगैरह नोट्स में से पढ़ेंगे। तो चलिए आगे अपन नोट्स में चलते हैं। ओके, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो देखिए एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, तो मेरी खुशी के लिए एक लाइक तो कर दीजिए। देखिए आपका टाइम बड़ा कीमती है, तो यदि नोट्स लिखने में आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं और वर्कशीट भी गेट करना चाहते हैं तो इन सभी की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाके देख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, जितने भी वीडियो हमने बनाए हैं उनके जितने भी क्वेश्चन मैं वीडियोस में करा रहा हूं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से उस लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। उसके बाद वो क्वेश्चन पेपर आप अपने सामने रखिए और देन आप वीडियो देखिए, उससे आपको फायदा ये होगा कि क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। तो ये चीज़ जरूर से कर लेनी है। और मैं आपको एक बार स्पेशल बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ये तो ट्रेलर है। अगर आपको हमारे सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करना चाहिए, उसका नाम है अनुराग क्लासेस, और इसमें आपको हमारे सारे वीडियो देखने को मिलेंगे। क्यों, देखो यूट्यूब तो ट्रेलर है, सारे वीडियो नहीं होते। अगर आपको सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करनी पड़ेगी, उसमें आपको सारे वीडियोज़ मिलेंगे, उसमें आपको नोट्स मिलेंगे, प्रिंटेड नोट्स भी होंगे, हैंड रिटन नोट्स भी होंगे, मतलब आप हर तरीके के नोट्स वहाँ ले सकते हो। उसमें भी उसकी जो मेंबरशिप है वो प्रीमियम भी है और स्टैंडर्ड भी है, जो भी आप लेना चाहें। और आपको वहाँ अदर बुक्स के इंपॉर्टेंट पिक्स, अच्छे डायग्राम, अच्छे क्वेश्चन, अच्छे पैराग्राफ, वो भी आपको जो है इस ऐप के अंदर मिलेंगे। और इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, एमसीक्यू टेस्ट। एमसीक्यू टेस्ट का पैनल है जिसमें आप जितने भी टेस्ट वहाँ देंगे उसमें ऑप्शंस होंगे ABCD, उसमें ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन होंगे, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन होंगे। आपने 40 क्वेश्चन का टेस्ट दिया, जैसे सबमिट किया विद इन 5 सेकेंड्स आपका रिजल्ट आपके सामने है। तो ये मोबाइल ऐप मैं जरूर चाहूँगा आप जरूर से सब्सक्राइब करिए। मेरा नंबर है 9829224488। आप ऑफिस आवर्स में कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू। देखिए स्टूडेंट, हमारे चैनल से जुड़ने का फायदा आपको नेक्स्ट 7 इयर्स तक मिलेगा, क्योंकि हमारी रेंज बहुत बड़ी है। नॉर्मली आप चैनल्स पे देखेंगे वो 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बहुत बड़ी रेंज दूंगा। यदि आपकी और मेरी ट्यूनिंग जमती है तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगी और वो ट्यूनअप में आपको बार बार नई ट्यूनअप नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी ट्यून मुझसे जम चुकी है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 11th में आपकी अकाउंट्स, स्टेट्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स लूंगा, 12th में मैं आपकी अकाउंट्स, मैक्रो और इंडियन इको लूंगा, बीकॉम के अंदर मैं आपकी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बजटिंग, इनकम टैक्स एटसेट्रा, जो भी आपके जिस भी नाम से ग्रेजुएशन के अंदर ये कोर्स होंगे, इन सब के वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखे हैं। मोबाइल ऐप आपकी बना रखी है, तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज हम देने जा रहे हैं। इसके अलावा CA, CS और CMA के फाउंडेशन और इंटर कोर्सेज में जितने भी प्रैक्टिकल हैं या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक है, उन सब के वीडियो आपके तैयार मिलेंगे। पूरा स्टडी मटेरियल, पूरा नोट, सब चीज A to Z आपको रेडी मिलेगी। और इसके अलावा मास्टर्स अगर आप कर रहे हैं उसमें भी QT है या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, डायरेक्ट टैक्स है, QT का मतलब क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, एडवांस टैक्स है, यानी पूरी कंप्लीट प्रैक्टिकल जितने भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होते हैं सब आपको हमारे चैनल पे और हमारे मोबाइल ऐप पे मिलेंगे, जो कि आपको नॉर्मली बाकी चैनल्स पे नहीं मिलते हैं। हर साल आपको नए चैनल पे शिफ्ट होना पड़ता है और यहाँ आपको एक ही चैनल पे कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा।